और 10th के ये जितने भी स्टूडेंट्स आज सेशन में बैठे हैं ये ऑलरेडी फोर्स के बारे में पढ़कर आए हैं क्लास 8 में, फिर भी हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे। जिस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को लेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से लेंगे, जैसे कि हम अपनी रियल लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करके समझेंगे इनको, राइट। तो जब मैं बात फोर्स की करती हूँ, फोर्स को अगर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात करूं, इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, फोर्स क्या होता है? जैसे कि हम कई बार दरवाजों पे, हम कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, ये कहीं भी हम जाते हैं, हमें दरवाजे पे पुश या पुल लिखा हुआ मिलता है। देखा ना हमने, इधर पुश लिखा होता है या पुल लिखा होता है। तो वहीं से हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आता है वो ये आता है कि अगर पुश है तो मीन्स हमें अपनी तरफ नहीं खींचना, हमें अपने से दूर धक्का देना है। पुश मीन्स हमें दरवाजे को खोलने के लिए अपने से दूर धकेलना है, पुश करना है। और अगर पुल लिखा है मतलब हमें दरवाजे को अपनी तरफ खींचना है। बिकॉज दरवाजे में जो हिंजेस लगे होते हैं, जो नॉक्स लगे होते हैं साइड में, वो किस तरफ को खुलते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें पुश या पुल मेंशन्ड होता है। तो पुशिंग हमेशा होता है जब हम अपने से दूर कर रहे हैं। मैंने एक टेबल लिया, टेबल को मैंने धक्का दिया, तो आई एम पुशिंग द टेबल। मैंने टेबल को अपनी तरफ खींचना है, मैं उसको अपनी तरफ खींच रही हूँ, आई एम पुलिंग द टेबल। तो फोर्स का जो डेफिनेशन है, जो साइंस का डेफिनेशन फोर्स का है, वो बोलता है इट इज एनी पुश और पुल दैट कैन कॉज अ चेंज इन मोशन। फोर्स क्या है? फोर्स इज एनी पुश और पुल विच कैन कॉज अ चेंज इन द मोशन। अब मोशन क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा है, रेस्ट पर है, तो वो भी एक स्टेट ऑफ मोशन है। तो रेस्ट से अगर एक बॉल रखी हुई है, मैंने उसको किक किया अपनी लेग से, तो वो पहले रेस्ट पे थी, एंड मैंने जो पुश किया, मैंने जो फोर्स अप्लाई किया, उससे वो बॉल फ्रॉम अ स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन आया। ठीक है, मैंने अपने अप्लाइड फोर्स से ऑब्जेक्ट को, बॉल को रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट किया, स्टेट ऑफ मोशन चेंज किया उसका। अब एक क्रिकेटर खेल रहा है, क्रिकेटर इज प्लेइंग, बैट्समैन है और बॉलर बॉलिंग कर रहा है। बॉलर ने एक स्पीड से बॉल को थ्रो किया, एक फोर्स लगाई, एक पुशिंग फोर्स लगाई और बॉल को थ्रो किया बैट्समैन की तरफ। ठीक है, अब जब वो बॉल स्ट्राइक किया बैट के ऊपर, अब ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि बैट्समैन ने हल्का सा स्ट्राइक किया, उसके हल्के से स्ट्राइक करते ही जिस स्पीड से बॉल आई थी वो स्पीड ज्यादा थी, और जिस स्पीड से बैट्समैन ने उसको स्ट्राइक किया, बॉल की स्पीड को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो इस केस में बैट्समैन की अप्लाइड फोर्स ने बॉल की स्पीड को, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है स्टडी का वो बॉल है, उसकी स्पीड को रिड्यूस कर दिया। वो ऑलरेडी स्टेट ऑफ मोशन में थी, अभी भी स्टेट ऑफ मोशन में है, पहले भी मूविंग थी, अभी भी मूविंग है, लेकिन पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी, अभी बैट्समैन ने उसको हल्के से स्ट्राइक करके उसकी स्पीड को कम कर दिया। सेकंड ऑप्शन, उसने उसको बहुत तेज स्ट्राइक किया और बाउंड्री के पार कर दिया, चाहे फॉर अ 4 और फॉर अ 6, बिकॉज क्रिकेट तो आजकल हम सब देख ही रहे हैं। तो उस केस में उसने बॉल को इतनी तेज स्ट्राइक किया कि जिस स्पीड से बॉलर ने बॉलिंग करी थी, बैट्समैन ने उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? केस नंबर 1 में मैंने एक रखी हुई बॉल को किक किया, मैंने स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन किया। केस नंबर 2 में बैट्समैन ने हल्का सा स्ट्राइक करा, बॉल की स्पीड रिड्यूस हो गई। केस नंबर 3 में बॉल की स्पीड इंक्रीज हो गई। सो ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। इसके साथ साथ क्या बैट्समैन ने जब उसको, चाहे उसकी स्पीड इंक्रीज करी चाहे उसकी स्पीड डिक्रीज करी, उसकी डायरेक्शन भी तो बदली ना। तो एक केस क्या आया कि अप्लाइड फोर्स से ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदलता है। तो नंबर 1, मूव्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक स्टिल ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करा, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, सेकंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, अब नाउ आई कम टू दिस नेक्स्ट स्क्रीन, कि इफेक्ट क्या होता है फोर्स का। अ फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मूव कर रहा है। सेकंड केस में उसकी स्पीड को चेंज कर रहा है। थर्ड केस में उसकी डायरेक्शन को बदल रहा है। एंड
फोर्थ एग्जाम्पल, अगर मैं केस लूं एक फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट का, ठीक है, सुबह सुबह हम ब्रश करते हैं अपने टीथ, हम पेस्ट की जो ट्यूब होती है उसको स्क्वीज करते हैं ना, हम उसको प्रेस करते हैं तो पेस्ट नोजल से बाहर आता है और फिर उसको हम ब्रश के ऊपर अप्लाई करके वी ब्रश आवर टीथ, है ना। तो हमने क्या किया, जब हमने टूथपेस्ट के ट्यूब को कंप्रेस किया, प्रेस किया, तो हमने उसकी शेप को चेंज किया अपने अप्लाइड फोर्स से, और उस चेंज ऑफ शेप की वजह से वो पेस्ट ट्यूब से बाहर आया। अनदर एग्जाम्पल, अगर हमने आटा, हम रोटी बना रहे हैं, हमने आटा लिया, उसको रोल किया, उसका शेप चेंज किया, फिर हमने रोटी बेली, जब हमने रोटी बेली उस आटे का शेप चेंज किया, सो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे हम अपने ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर्स है वो ऐसा पुश और पुल है जिससे ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव आता है, और वो उसको रेस्ट से मोशन में ला सकता है, उसकी स्पीड को बदल सकता है, उसकी डायरेक्शन को बदल सकता है, या फिर वो उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है। तो ये सारे होते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, अगर अभी तक तो हमने सिर्फ एक सिंगल फोर्स की बात करी कि एक एक फोर्स है जो हमारे ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं, बट अगर एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, मींस एक ही टाइम पर एक ही ऑब्जेक्ट पे एक ही टेबल है, ठीक है, मैं उसको इस तरफ से पुश कर रही हूं और आप उसको दूसरी तरफ से पुश कर रहे हो। एक टेबल है, मैं उसको अपनी तरफ से आपकी तरफ पुश कर रही हूँ और आप अपनी तरफ से मेरी तरफ पुश कर रहे हो। तो हम दोनों की जो अप्लाइड फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स डिपेंड करेगा कि इक्वल है या अलग है। अगर तो इक्वल फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, हम जब फोर्स को काउंट करते हैं कि कितना फोर्स लगा रहे हैं हम किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हम कितना न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब मैंने कितना न्यूटन फोर्स लगाया, आपने कितना न्यूटन फोर्स लगाया, अगर वो सेम है तो वो बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। बैलेंस्ड फोर्स मतलब वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और वो टेबल नहीं हिलेगा। लेकिन अगर मेरा अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन है और आपका अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन है, तो हम दोनों के फोर्स में देयर इज अ डिफरेंस। हम दोनों का जो अप्लाइड फोर्स है वो हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। एंड ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, मेरी तरफ से 60 न्यूटन, आपकी तरफ से 50 न्यूटन, ज्यादा फोर्स कौन अप्लाई कर रहे हैं, मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो जिस डायरेक्शन में मैं पुश कर रही हूँ टेबल को, टेबल उस डायरेक्शन में मूव करेगी। और कितना फोर्स अप्लाई, जो अप्लाइड फोर्स है जो उसको मूव करेगा 10 न्यूटन का, क्योंकि मेरा 50 न्यूटन आपके 50 न्यूटन ने कैंसिल कर दिया, मेरा बचा हुआ सिर्फ 10 न्यूटन है जो इस टेबल को मूव करेगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक और पर्सन आता है और एडिशनल 40 न्यूटन से उस टेबल को मेरे साथ हेल्प करता है पुश करने में, मैंने 50 न्यूटन लगाया, मेरे साथ जो मेरे कंपनी पर्सन है उसने 40 न्यूटन लगाया, तो हमारा टोटल फोर्स हो गया 90 न्यूटन, बट आपकी तरफ से लग रहा है 50 न्यूटन। तो अब टेबल कितने फोर्स से मूव करेगा, कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा जिससे टेबल मूव करेगा, 40 न्यूटन। मेरा टोटल 90 मेरी तरफ से, आपकी तरफ से 50, सो 90 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, 40 न्यूटन के फोर्स से टेबल जिस डायरेक्शन में मेरी अप्लाइड फोर्स है उस डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को कि ये कॉन्सेप्ट है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक टाइम पे दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर हमारा फोर्स इक्वल है तो वो नलिफाई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर एक तरफ से भी फोर्स ज्यादा है तो NEWTON, जो करेक्ट स्पेलिंग है न्यूटन का, NEWTON। और ये जितने भी चैट बॉक्स में मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, अगर आप सिर्फ मुझे एक नंबर लिख के दोगे साइंस के टर्म्स में, बेटा वो गलत होता है। साइंस में जब भी कोई वैल्यू हम करते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है यूनिट। मैग्नीट्यूड होता है नंबर, जो आप 40 लिख के दे रहे हो वो मैग्नीट्यूड लिख के दे रहे हो। वेरी गुड साक्षी, आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया, 40 न्यूटन। और न्यूटन का शॉर्ट फॉर्म होता है कैपिटल एन। विवेक चौहान ने करेक्ट आंसर दिया है 40 और कैपिटल एन। हम स्मॉल एन नहीं लिखेंगे न्यूटन को, हम
कंप्लीट जो हमारा यूनिट है उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर तरीका हमें फॉलो करना है, जिस तरीके से एक सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। तो 40 न्यूटन का फोर्स है जो एक अनबैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स आया, जिससे ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मैंने पुश किया। तो जो फोर्स होता है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। आपने अभी 9th क्लास में ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर। तो जो हमारा फोर्स है, अगर मैं डायरेक्शन नहीं देखती, मैंने कहीं से भी फोर्स लगाया, आपने कहीं से भी फोर्स लगाया, और उससे अगर फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से, तो मेरा फोर्स स्केलर होता ना। बट यहाँ हमने किस डायरेक्शन से, किस तरफ से फोर्स लगाया, वो मैटर करता है। एंड इन दैट केस फोर्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड अभी अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का, उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट फोर्स, कि रिजल्टेंट फोर्स कितना है, कितना फाइनल फोर्स लग रहा है। दोनों तरफ के फोर्सेस को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, नलिफाई करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। ठीक है, अभी कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। उससे पहले एक सेकेंड, एक ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ये भी जब ये पूरा पावर पॉइंट आपसे शेयर करूंगी, आपके पास ये एक पूरा लिंक आएगा, फेट सिमुलेशन। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब भी आपको टाइम मिले, जैसे भी टाइम मिले, जब भी आपके पास मोबाइल है या जो भी आपके पास डिवाइस है, उस डिवाइस को जब भी आप यूज करो, उस टाइम पे एक ये छोटी सी एक गेम की तरह से लेना आप इसको। दिस इज अ गेम कॉल्ड फेट सिमुलेशन। बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको इसमें। तो वहां पे आप डालोगे फोर्स एंड मोशन, इसका लिंक आपके पास आ जाएगा। मैं इसको अभी खोल के आपसे शेयर करती हूँ। उसमें क्या होगा, यही जो कॉन्सेप्ट है, पूजा मैम एक बार मुझे प्लीज कंफर्म करिएगा कि मेरा फेट सिमुलेशन वाला स्क्रीन आया है, विजिबल हुआ है स्क्रीन पे कि नहीं? नहीं मैम, नहीं। आपको मैम एक फिर बार से दोबारा शेयर करती हूँ। हाँ जी, हाँ। मैं एक बार दोबारा शेयर करती हूँ। ओके मैम, अब बताइए। अभी दिख रहा है मैम। दिख रहा है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये वाला एक स्क्रीन मिलेगा आपको, ये जो टॉप पे लिखा है ना फेट सिमुलेशन, ये एक रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जब भी आपके पास फ्री टाइम है, सिर्फ फोर्स एंड प्रेशर के लिए नहीं, साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बेटा अभी चैट बॉक्स में आप प्लीज लिखना बंद करिए, अभी एक बार हम अच्छे से पहले समझेंगे, और जब मैं आपसे पूछूंगी तभी आप लोग चैट बॉक्स यूज करेंगे। ठीक है, अभी चैट बॉक्स हम थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। तो इस फेट सिमुलेशन में क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। अब ये फोर्स एंड मोशन का जो बेसिक है, इसमें मैंने अभी अभी जो कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। इस इंटरेस्टिंग गेम के थ्रू अगर हम उसको डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे मैं इस प्ले सिंबल पे करूंगी, क्लिक करूंगी, तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारी लिबर्टी है। नॉर्मली आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, तो उसमें क्या होता है, आप सिर्फ बैठे हुए हैं और यूट्यूब पे एक पूरी कहानी चल रही है जिसको आपको सिर्फ सुनना है और समझना है। बट साइंस इज वन सब्जेक्ट जहां पे आप जितना एक्सपीरियंशियल लर्निंग करोगे, जितना अपने हाथों से करोगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करोगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये नेट फोर्स का एक छोटा सा गेम है। मैम विजिबल हो रहा है ये गो वाले स्क्रीन पे? जी मैम। ओके, तो इसमें अब आपने क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग मैंने ये सब टिक कर दिया। सम ऑफ फोर्सेस भी डिस्प्ले होगा, सारे फोर्सेस की वैल्यूज भी लिखी हुई आएंगी, और कितनी स्पीड से एक कार्ट मूव करेगा। टग ऑफ वॉर होता है ना गेम, जिसमें हम दोनों तरफ से रस्सी खींचते हैं, ये वो वाला गेम है। अब इसमें मैंने 2 टीम्स हैं, अपनी तरफ से मैं टीम सेट करूंगी। मैंने इस तरफ टीम ब्लू में सिर्फ 2 मेंबर्स दिए, टीम रेड में मैंने स्ट्रेंथ बढ़ा दिया।
अब इसमें मैंने मैंने गो को अभी प्ले भी नहीं करा, उससे पहले मेरा डिस्प्ले हो गया कि जो राइट साइड की मेरी फोर्सेस हैं, क्योंकि ये पुलिंग एक्शन होगा यहाँ पे जब रस्सी को ये प्लेयर्स खींचेंगे, ये पुश नहीं कर रहे हैं, ये पुल कर रहे हैं, और पुलिंग एक्शन में जो टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी वो विनिंग टीम होगी। तो यहाँ पे टीम रेड में मैंने ज्यादा पार्टी, सॉरी मैम, सॉरी मैम, कुछ नहीं मैम विजिबल हो रहा है? जी मैम, विजिबल है। ठीक है, तो रेड टीम में मैंने 4 प्लेयर्स दे दिए जिनका टोटल नेट फोर्स जो लगा रहे हैं वो टोटल सम ऑफ फोर्सेस ऑन द रेड साइड इज 350 न्यूटन, और जो लेफ्ट साइड के मैंने लगाए, मैंने सिर्फ 2 प्लेयर्स लगाए जिनकी फोर्स है 100 न्यूटन। तो इससे पहले कि मैं यहाँ पे गो प्ले करूं, आई नो 9th-10th के बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मेरे सामने, वो फटाफट से बता देंगे कि कौन सी विनिंग टीम है, रेड साइड वाली टीम विन करेगी। क्यों? क्योंकि वो 350 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और जो ये कार्ट मूव करेगा वो कितनी फोर्स से मूव करेगा, सम ऑफ फोर्सेस, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो हायर वैल्यू से छोटे वाले वैल्यू को माइनस करेंगे, और ये डिस्प्ले में ऑलरेडी आ रहा है। अब जब आप लोग इस लिंक को यूज करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट करोगे, और यहाँ पे सब कुछ डिस्प्लेड है। उस डिस्प्ले के अकॉर्डिंग अब मैंने यहाँ पे गो करा, दोनों टीम्स ने अपनी तरफ से फोर्सेस लगाई, बट इधर भी चारों मैंने अप्लाई कर दिया, इधर से भी चारों का फोर्स अप्लाई करा, तो दोनों तरफ से अप्लाइड फोर्सेस 350 न्यूटन और रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन हो गया। ये कार्ट मूव नहीं कर रहा। अब गेम के तौर पे अगर आप इसको देखेंगे, मैंने एक तरफ से एक कम किया प्लेयर इनका, तो रेड टीम ने जीतना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां के नंबर ऑफ प्लेयर्स का जो अप्लाइड फोर्स था इट वाज मोर देन ब्लू टीम। ठीक है, तो जब आप ये फैट सिमुलेशन यूज करोगे, आपका कोई भी टॉपिक चल रहा है, मैं तो सिर्फ साइंस क्लब ले रही हूँ आपका, अब जब आपके टीचर स्कूल में आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फैट सिमुलेशन पे जरूर ट्राई करना। केमिस्ट्री टीचर ने अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया, मैम ने थियोरेटिकल पढ़ा दिया, मैम ने यूट्यूब का वीडियोस दिखा दिया, घर आके एक बार फैट सिमुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम गूगल पे टाइप करके जरूर खोलना, और जब आप वो खोलोगे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम मिलेगा जिसमें आपको एटम्स का स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा। उसमें आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे कि प्रोटॉन्स कितने डालने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने डालने हैं न्यूक्लियस के अंदर, और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने डालने हैं। जैसे जैसे आप उनका प्लेसमेंट अपने अकॉर्डिंग करते जाओगे, आपको अलग अलग वैलेंसी के अकॉर्डिंग आयंस एटम्स का अपने अकॉर्डिंग क्रिएशन कर पाओगे, और जैसे जैसे आप क्रिएट करोगे वैसे वैसे आपको नीचे वहां पे नेम्स भी डिस्प्ले होते जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? तो उससे क्या होगा, इस गेम के थ्रू, ये जो गेम है फैट सिमुलेशन, साइंस का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक है, बायोलॉजी में अगर आपकी टीचर टिश्यूज पढ़ा रही है, या बायोलॉजी का कोई, बायोलॉजी के भी थोड़े से कम टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के ज्यादा हैं, बट फिर भी अगर आप ट्राई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक गेम खेलने को मिल जाएगा। एंड गेम के थ्रू जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा, और जब आप खुद उसको हैंड ऑन एक्सपीरियंस के साथ करोगे तो आपकी जो नॉलेज होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो फैट सिमुलेशन नोट डाउन कर लो अपनी डायरीज में एक जगह, कि कोई भी टॉपिक साइंस का चल रहा है, एक बार हम ट्राई जरूर करेंगे कि क्या उसका फैट सिमुलेशन अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि एक फ्री रिसोर्स है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करते। तो प्लीज डू नोट इट डाउन और इसको ट्राई जरूर करें। राइट, ओके, तो अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। एक सेकेंड, ओके, सो आई होप फैट सिमुलेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया आप सबको। ये एक छोटा सा गेम था, बट इसके थ्रू मुझे सिर्फ एक रिसोर्स से आपको इंट्रोड्यूस करना था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसको जरूर एंड जरूर यूज करना है आप लोगों ने। अब ये क्वेश्चन, Sandy, Jackie, Rudy, Ronnie, Cruz and Harry are pushing a box by applying forces of magnitude। ये सारी फोर्सेस है, मैंने एक फिगर में ऑलरेडी ड्रॉ करके डिस्प्ले कर दिया है। रॉनी नॉर्थ साइड से पुश कर रहा है बॉक्स को 45 न्यूटन, सैंडी साउथ साइड से पुश कर रहा है, ये पुलिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे पुशिंग हो रहा है, ये लोग पुश कर रहे हैं बॉक्स को। पुशिंग एंड पुलिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबको। सैंडी पुश कर रहे हैं 25 न्यूटन से, वेस्ट साइड से रूडी और जैकी 45 न्यूटन एंड 35 न्यूटन, एंड ईस्ट साइड से क्रूज 30 न्यूटन एंड हैरी 50 न्यूटन से
उस बॉक्स को पुश कर रहे हैं। अब इस पे ओवरऑल फाइनल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा और क्या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगा बॉक्स का, अब ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। एंड इन द मीन टाइम चैट बॉक्स में मैं एक लिंक दे रही हूँ आप लोगों को, उस लिंक में आज एक बार पोलिंग ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ शायद कुछ नंबर का होगा। अगर आप लोग वो पोलिंग के थ्रू नहीं कर पाओगे, इन दैट केस आप चैट बॉक्स में करना, बट पहले पोलिंग। मुझे रैंडम आंसर्स नहीं चाहिए, पहले आप कैलकुलेट करेंगे अपने पेपर पे पेपर पेन से, मुझे कितना न्यूटन फोर्स बताएंगे और क्या डायरेक्शन है, दोनों चीजें बताएंगे। ठीक है, ये गलत आंसर्स आ रहे हैं, लेफ्ट साइड 10 न्यूटन गलत है बेटा, आप लोग पहले ठीक से अच्छे से एक बार कैलकुलेट करेंगे और फिर मुझे बताइए एक बार। एंड इन द मीन टाइम मैं एक लिंक आपसे शेयर करती हूँ चैट बॉक्स में, कोशिश करके एक बार उस पर पोलिंग करने की कोशिश करेंगे हम सब। पूजा मैम एक बार प्लीज आप चेक करिएगा, मैंने लिंक शेयर किया है। उस लिंक पे देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज लेगा ये, बट एक बार आप ट्राई करिएगा। बेटा मुझे आंसर जो चाहिए डायरेक्शन का, अगर आप इसमें पोलिंग में ऑप्शंस देखेंगे, एक बार पोलिंग आप खोलो, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। मुझे उन चारों में से एक ऑप्शन चाहिए, 25 न्यूटन नॉर्थ टू साउथ, 25 न्यूटन साउथ टू नॉर्थ, 20 न्यूटन नॉर्थ टू साउथ, 20 न्यूटन साउथ टू नॉर्थ। अच्छे से समझ के करेंगे, ले लो, टेक 2 to 3 minutes, टेक 5 minutes, आई एम पेशेंटली सिटिंग, लेकिन ढंग से सॉल्व करके मुझे एक आंसर चाहिए, मुझे मल्टीपल ट्रायल्स नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। ओके, 2 वोट्स आ गए हैं, वेरी गुड, आई एम रिसीविंग इट। सोच के करेंगे, अभी तक गलत आंसर्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा अच्छे से सोच के समझ के उसके बाद फिर आप आंसर करोगे। सो अब रिजल्ट जो है इसका वो स्क्रीन पे विजिबल होगा आपको, जैसे जैसे आप लोग वोटिंग करते जा रहे हैं उसका रिजल्ट इज देयर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। बट अगेन मुझे सारे ऑप्शंस में मल्टीपल चीजें आ रही हैं, ध्यान से जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट रिजल्टेंट फोर्स का डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग ध्यान से फिगर को समझेंगे। फिगर दोबारा डिस्प्ले करो, रॉनी नॉर्थ की तरफ से, सैंडी साउथ की तरफ से, रूडी एंड जैकी फ्रॉम वेस्ट, एंड क्रूज एंड हैरी फ्रॉम ईस्ट। टोटल 14 अभी तक वोट्स आए हैं बस। बेटा लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। ओके, तो दीपाली का आंसर मुझे चैट्स में दिख रहा है। अगर और लोग अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अभी फाइनल आंसर डिस्क्लोज करने से पहले मैं 1-2 मिनट और वेट करूंगी। और जब भी बेटा हमें डायरेक्शन बताना है ना, हम एक सिंगल डायरेक्शन कभी मेंशन नहीं करेंगे। जैसे अभी मैंने एक स्टूडेंट का आंसर देखा 20 नॉर्थ, नहीं ये इनकम्प्लीट आंसर है। आपको नॉर्थ साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे बताना है। ऑब्जेक्ट जो बॉक्स है हमारा किस तरफ से किस तरफ जाएगा आपको ऐसे बताना है। सिर्फ एक डायरेक्शन लिख के अगर आप बताएंगे तो इनकम्प्लीट आंसर होता है वो। सो लास्ट 30 सेकेंड्स फिर हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर, बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें और है डिस्कस करने की।
अच्छा, अब मुझे चैट बॉक्स में ज्यादा करेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं और इधर करेक्ट आंसर नहीं आ रहा। आई थिंक चैट बॉक्स में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर लिख दिया है। चलिए लेट्स डिस्कस। सो ये जो ग्रिड आया है पोलिंग का, इसके अकॉर्डिंग तो मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिला, तो इसको मैं अभी अनडू करती हूँ। वापस से मैं अपनी स्क्रीन पे आती हूँ। ओके, एक सेकंड, अभी डिस्प्ले हो जाए एक बारी। ओके, पूजा मैम आ गया वापस से स्क्रीन क्वेश्चन का? जी मैम। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में चार तरफ से फोर्सेस लग रही हैं और रिजल्टेंट फोर्स होता है उन, वो जब एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे, जो फाइनल फोर्स निकल के आएगा वो होगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ईस्ट साइड से टोटल फोर्स कितना लग रहा है, जो क्रूज और हैरी लगा रहे हैं 30 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन 80 न्यूटन, और वेस्ट साइड से जो दो लोग फोर्स लगा रहे हैं रूडी एंड जैकी, वो है 45 न्यूटन प्लस 35 न्यूटन, टोटल अगेन 80 न्यूटन। तो जो इधर से ईस्ट से फोर्स लग रहा है और जो वेस्ट से फोर्स लग रहा है, वो तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। 80 न्यूटन माइनस 80 न्यूटन 0 हो गया, नलिफाई हो गया इफेक्ट। अब हमने ईस्ट और वेस्ट को कंसिडर नहीं करना क्योंकि वो सेम है, उन दोनों ने एक दूसरे को नलिफाई कर दिया, खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। अब नॉर्थ से जो रॉनी फोर्स लगा रहा है वो है 45 न्यूटन और साउथ से जो सैंडी फोर्स लगा रहा है वो है 25 न्यूटन। अब जो हमारा टेबल वाला केस था, सैंडी ने जितना फोर्स लगाया 25 न्यूटन का वो कम है और नॉर्थ से जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो ज्यादा है, तो 45 न्यूटन माइनस 25 न्यूटन इज इक्वल टू 20 न्यूटन। एंड जगदीश पावरा, बेटा ईस्ट टू वेस्ट नहीं, 20 न्यूटन नॉर्थ टू साउथ। और बहुत सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में ये करेक्ट आंसर दे दिया है, बट पोलिंग में कम बच्चों ने दिया ये करेक्ट आंसर। सो आई होप अब सबको समझ में आ गया। ईस्ट और वेस्ट की फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। नॉर्थ से साउथ में जो फोर्स आ रही थी वो नीचे से ऊपर की तरफ आती हुई फोर्स से 20 न्यूटन ज्यादा है। सो जो बॉक्स ये मूव करेगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगा और कितनी फोर्स, अप्लाइड फोर्स से 20 न्यूटन इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक व्हील चेयर है, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, देयर इज अ व्हील चेयर विच इज पुश्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सारी आपको डायरेक्शंस दी हुई हैं, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमने व्हील चेयर को पुश किया। आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस इट टेक्स 2 लेफ्ट टर्न्स, उल्टे हाथ की तरफ। आई एम सो सॉरी। व्हील चेयर पहले वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमने धक्का देना शुरू करा, पुश करना शुरू करा, फिर उसने 2 लेफ्ट टर्न्स लिए एंड फाइनली 2 लेफ्ट टर्न लेने के बाद उसने एक राइट टर्न लेकर रुक गई। 2 लेफ्ट टर्न, एक राइट टर्न लेके वो हॉल्ट पे आ गई, मतलब वो रुक गई। अब जिस वक्त वो रुकी उससे जस्ट पहले व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द व्हील चेयर? जस्ट रुकने से पहले 2 लेफ्ट टर्न लेने के बाद जब उसने राइट टर्न लिया तो जो अप्लाइड फोर्स थी वो किस डायरेक्शन में थी, ये आपको मुझे बताना है। आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर्स। अब मैं इसे पोलिंग शेयर नहीं कर रही हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में दे दीजिए मुझे आंसर। ओके, मिक्स आंसर्स, हर एक क्वेश्चन के मिक्स आंसर्स आते हैं मेरे पास। ओके बेटा एक बार सोच के दोबारा से करेक्ट आंसर्स भी। ओके, नाउ आई कैन सी मेजॉरिटी ऑफ करेक्ट आंसर्स हियर। देखिए, वेस्ट से ईस्ट में गया, उसके बाद 2 लेफ्ट टर्न, मतलब 2 बार उल्टे हाथ पे मुड़ा, मींस वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाके फिर वो नॉर्थ की तरफ गया, फिर वो नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा जाने के बाद वापस वेस्ट की तरफ आया दूसरे लेफ्ट टर्न में। आर यू गेटिंग इट? पहले वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आया, फिर वो नॉर्थ की तरफ गया पहले लेफ्ट टर्न से, फिर वो वेस्ट की तरफ गया दूसरे लेफ्ट टर्न से, अब उसको राइट टर्न लेना है। तो जब वो इधर को आया वापस वेस्ट की तरफ तो उसका राइट हुआ नॉर्थ की तरफ। तो अब रुकने से पहले जो अप्लाइड फोर्स थी वो थी नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो मेजॉरिटी बच्चों की आंसर्स गलत हैं, बट बीच में देयर आर मेनी चिल्ड्रन, आई कैन सी राकेश, देन
भक्ति, जिग्नेश, वे जधव, ओके, दीपाली, देन रुद्र, साक्षी। मैं नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ रही हूँ, आई नो जिसने सबसे पहले आंसर दिया होगा वो उसका नाम बाद में आएगा। संजीत, धनंजय, वेरी गुड, वरुण पवार, साक्षी, कनिनाल कोकनी। सो इन सब बच्चों ने करेक्ट आंसर्स दिए। सो करेक्ट आंसर नॉर्थ, कि जो फाइनल अप्लाइड फोर्स होगी 2 लेफ्ट टर्न और फिर राइट टर्न के लिए वो टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन होगी। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप सबको समझ में आ गई ये दोनों एग्जाम्पल्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है। आप कोई भी आगे, अभी आप 9th में हैं, आप 10th में हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को कॉलेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप किसी भी स्ट्रीम से दो, चाहे आप 11th में कॉमर्स लो, साइंस लो, ह्यूमैनिटीज लो, कोई भी स्ट्रीम आप लेते हो, लेकिन जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो कॉलेज में एडमिशन के लिए, उस वक्त आपको ऐसे आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप यहाँ पे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट अप्लाई जरूर हो रहा है, बट हमारा एक आईक्यू जो शार्प होता है, क्योंकि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे आगे बढ़ना है, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हम आगे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं, सो हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है, जो हमारा इंटेलिजेंस फैक्टर है, वो भी काम आता है। ठीक है, तो नॉट जस्ट साइंस, कोई भी स्ट्रीम आप लेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस का एक्सपर्टिस होना, स्मार्टली उसको आंसर करना बहुत जरूरी है। राइट, ओके। सो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम जो इसके बाद लेंगे वो होगा प्रेशर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हमने फोर्स पढ़ लिया क्या है, हमने रिजल्टेंट फोर्स पढ़ लिया, हमने फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ये पढ़ लिया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है, मींस उसका जो मास है, वेट है जो उसका, वो ग्राउंड पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो साइंटिफिकली ये जो स्क्रीन अगर आपको दिख रही है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला जो होता है प्रेशर का वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना आप समझना है कि एक बैलून मैंने लिया उस बैलून के ऊपर मैंने एक पिन को प्रिक करा, वो उसी वक्त वो क्या होगा, फट जाएगा, उसके अंदर जितनी एयर थी वो डिफ्लेट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर मैंने एक बैलून लिया और बहुत सारी जो कीले हैं जो पिन्स हैं, उनको एक के साथ एक रखा हुआ है इक्वल डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर पैटर्न में मैंने पिन्स को अरेंज कर दिया, और बहुत सारी पिन्स इकट्ठे स्प्रेड हैं, और मैं बलून के उसके ऊपर प्रिक करने की कोशिश कर रही हूँ, वो फटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पहले एक पिन थी, उस एक पिन से बलून एकदम से डिफ्लेट हो गया प्रिक करते। लेकिन यहाँ पे जब बहुत सारी पिन्स होंगी तो उनका एरिया बढ़ गया। यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है वो है प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, और जब एरिया हमारा डिनोमिनेटर में नीचे आ रहा है फॉर्मूला में, तो इसका मतलब एरिया और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मैं मतलब आपको समझाऊंगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का फिजिक्स के टर्म्स में ये बहुत जरूरी है। आप कुछ भी पढ़ोगे, आप चाहे रेजिस्टेंस पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है, कोई फोर्स एंड प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अब आप फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होता है। ठीक है, जैसे आपने रेजिस्टेंस जरूर पढ़ा है अभी तक, आई एम श्योर 7th में भी पढ़ के आए हो, 9th 10th में भी रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दोबारा आता है कि अगर वायर की लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, फोर्स यहाँ पे अगर मैं बढ़ा रही हूं तो जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। लेकिन एरिया अगर बढ़ाती हूं मैं तो प्रेशर कम हो जाता है। ये आपको समझ के चलना है। अभी मैं बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर हमने एरिया को बढ़ाया तो प्रेशर कम हुआ, और अगर मैंने एरिया को घटाया तो प्रेशर बढ़ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल है, एक छोटा सा क्विक कैलकुलेशन करके उसके बाद हम आएंगे इसके ऊपर, रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर। अब बहुत जल्दी, ये मेंटल कैलकुलेशन है आपकी। एक फोर्स है 500 न्यूटन की, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
तो फोर्स अगर 500 न्यूटन है और 20 मीटर स्क्वायर एरिया पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? जल्दी से आंसर करिए। 500 न्यूटन फोर्स है। वेरी गुड एंड वेरी गुड प्रणव ने सबसे फर्स्ट करेक्ट आंसर दिया है एंड इट्स ओके। अब प्रणव ने दे दिया, बाकी लोग नहीं लिखेंगे। 500 अपॉन 25, और जो यूनिट होती है प्रेशर की वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर स्क्वायर होता है पास्कल। तो सी प्रणव को ऑलरेडी पता था कि प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। सो जिसको नहीं पता था उसको भी अभी तक पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 8th में ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बेस ऑफ द क्यूब इन द फॉलोइंग फिगर्स। दो फिगर्स हैं। पहली फिगर में जो हमारा फोर्स है वो है 80 न्यूटन, और जो बेस का एरिया है क्यूब का वो है 2 मीटर स्क्वायर। तब इसमें बताइए कितना होगा? फोर्स 80 न्यूटन, एरिया 2 मीटर स्क्वायर, इसमें कितना प्रेशर अप्लाइड होगा? दोबारा से एक बार क्विक कैलकुलेशन करिए। 80 न्यूटन और 2 मीटर स्क्वायर। 80 न्यूटन फोर्स है, 2 मीटर, ये मेंटल कैलकुलेशन है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये क्वेश्चन। 80 न्यूटन और 2 मीटर स्क्वायर, वेरी सिंपल। मुझे करेक्ट आंसर क्यों नहीं मिल रहा है? एग्जैक्टली प्रीति, 40 न्यूटन। 80 अपॉन 2, 80 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 40, और यूनिट क्या होगी? पास्कल। तो न्यूटन नहीं होगा बेटा, कुछ लोग न्यूटन लिख रहे हैं। 40 पास्कल। मैंने प्रेशर पूछा है कि कितना प्रेशर होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दे कि फोर्स तो लग रहा है 12 न्यूटन का, लेकिन मैंने आपको एरिया नहीं दिया, मैंने एक साइड दे दिया। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मैंने एक साइड दे दिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको आप समझेंगे, ये मुझे पता है, मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा क्योंकि इसे यूनिट्स भी चेंज करनी है। तो 12 न्यूटन हमारा फोर्स है, एसआई यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट हमें यूज करना है। अब हमें क्यूब का उन्होंने एक साइड दिया है, तो पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा, और हमें पता है कि जितने भी क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स की जितनी भी साइड्स होते हैं वो स्क्वायर होती है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो एक साइड है 2 सेंटीमीटर, तो दो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। बट सेंटीमीटर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमें तो जो एरिया चाहिए वो मीटर्स में चाहिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है आज का। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको पूरा सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी इसका क्या आंसर होगा। तो फोर्स है 12 न्यूटन, एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको मैथ्स में जितनी भी हम यूनिट्स के कन्वर्जन करते हैं, मैट्रिक सिस्टम जो होता है हमारा, आपको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसका मैं डिस्कस नहीं करूंगी अभी आंसर, इसका आपको सबको फाइंड आउट करना है। ये पूरी पावर पॉइंट आपसे शेयर हो जाएगी, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा आपको यूनिट्स के कन्वर्जन के साथ। ये हमेशा याद रखना है कि हम जब भी किसी फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, जितने भी यूनिट्स हम अप्लाई करेंगे वो सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स में होनी चाहिए। अगर हमारा फोर्स हमारा यूनिट ऑलरेडी न्यूटन है, तो हमें एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में अप्लाई करके प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स पे, जो कि बेस्ड है एरिया और प्रेशर की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी पर, ठीक है। रियल लाइफ में अगर हम देखते हैं कैमल, सबसे पहले कैमल का एग्जांपल देखते हैं। आपके पास स्क्रीन ये विजिबल हो रही है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं एरिया और प्रेशर का इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का। नेचुरली हमें पता है कैमल को चलना है डेजर्ट में, बहुत ही लॉन्ग लेग्स होती है, लंबी लंबी और पतली टांगे होती है कैमल की, लेकिन उसके जो फीट होते हैं, उसके जो पांव होते हैं, वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं। क्यों? ताकि जब उसका एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा। हम लोग अगर रेगिस्तान में चलने की कोशिश करते हैं, हमारे पैर धंस जाते हैं रेत के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पैरों का एरिया ज्यादा नहीं है, कम एरिया की वजह से प्रेशर ज्यादा बनाता है और हम लोगों के पैर धंस जाते हैं। लेकिन कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है। कैमल मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, सबसे ज्यादा लोग कैमल को यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ भी
इन द डेजर्ट्स। क्यों? क्योंकि कैमल नेचुरली जिस तरीके से उसको बनाया गया है, उसकी जो फीट है, उसके जो पाँव है, वो बहुत ब्रॉड और पैडेड होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा एरिया की वजह से वो प्रेशर कम डालता है, एंड कम प्रेशर की वजह से उसके पैर धंसते नहीं है रेगिस्तान के अंदर। ठीक है? जितनी भी बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं, उन बिल्डिंग्स का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, हमेशा बड़ा रखा जाता है, उसका एरिया ज्यादा रखा जाता है, ताकि ज्यादा एरिया होने की वजह से उसका जो प्रेशर है, प्रेशर कम होगा और वो बिल्डिंग अंदर की तरफ जमीन के अंदर कभी भी धसेगी नहीं, बिकॉज ऑफ द ब्रॉड फाउंडेशन, ज्यादा एरिया वाला फाउंडेशन। ऐसे ही जो बैग्स होते हैं हमारे, उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं, उसको ब्रॉड रखा जाता है, चौड़ा रखा जाता है, ताकि एरिया ज्यादा, प्रेशर कम। जब हम आइस स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग जो बर्फ के ऊपर स्लाइड करते हैं, उसमें भी ब्रॉड रखा जाता है स्केट्स को। क्यों? एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, धसेंगे नहीं बर्फ के अंदर। जो नाइफ है, चाकू है, जब वो पुराना हो जाता है, वो घिस जाता है, उससे हम कुछ भी छीलने की, काटने की कोशिश करते हैं, मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो घिसता है, उसका एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से प्रेशर वो कम डाल रहा है और वो मुश्किल से काटेगा। लेकिन जो शार्प नाइफ होगा, उसका एरिया कम होगा, एंड कम एरिया से उसका प्रेशर ज्यादा बनेगा। समझ में आ गया? अब ये देखिए यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल। अगर सेम वेट वाले दो लोग हैं, एक ने पेंसिल हील्स पहनी हुई है, सैंडल ऐसी पहनी हुई है हील वाली, और एक ने फ्लैट शूज पहने हुए हैं, तो फ्लैट शूज का एरिया ज्यादा, तो ये प्रेशर कम डाल रहा है, सिर्फ 20 किलो पास्कल डाल रहा है। वेराज जिसने ये हील्स पहनी है, उसका एरिया कम है और वो प्रेशर कितना डाल रहा है? 2000 किलो पास्कल। सेम मास के लोग हैं, सेम वेट के लोग हैं ये दोनों, लेकिन फिर भी जो उनका अप्लाइड प्रेशर है, सिर्फ इस एरिया के फर्क की वजह से वो कितना वेरी कर गया। एक तरफ 20 किलो पास्कल, एक तरफ 2000 किलो पास्कल। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई एम सो सॉरी। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम और देखेंगे। अगर एक कील है, उसको हम हथौड़े से ठोकेंगे, कील के आगे का पॉइंटेड होता है, एरिया कम, तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करके फटाफट से दीवार के अंदर हम उसको इंसर्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने एक कोई भी ब्लंट ले लिया, कोई भी पुरानी कील ले ली जिसका एजेस बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, हम उसको नहीं कर पाएंगे इंसर्ट वॉल के अंदर। सिमिलरली अगर हमने ये वाला ऑब्जेक्ट लिया जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसको भी अगर हम हथौड़े से ठोकते जाएंगे, बट उसका एरिया तो ज्यादा है ना, ज्यादा एरिया होगा तो प्रेशर कम डालेगा वो, और कम प्रेशर डालने की वजह से हम उसको वॉल के अंदर नेल की तरह, कील की तरह इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ये दो एग्जांपल्स और डिस्प्लेड है स्क्रीन पे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम है, दोनों का वेट 100 न्यूटन है। एक को मैं प्लेस कर रही हूँ फ्लैट, एक को प्लेस कर रही हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बुक है, इस बुक को या तो मैंने ऐसे प्लेस किया या ऐसे प्लेस करा, सिर्फ इतना फर्क है, सेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है? या तो मैंने उसको ऐसे प्लेस करा या ऐसे प्लेस करा, वेट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, फोर्स सेम है, फोर्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मैंने एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को चेंज करा। इस केस में ज्यादा एरिया है तो एरिया ज्यादा, प्रेशर तो सेम वेट वाले ऑब्जेक्ट का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है तो 1000 पास्कल हमारा प्रेशर हो गया, और अगर वही एरिया हमने 0.01 मीटर स्क्वायर कर दिया तो प्रेशर हमारा 10,000 पास्कल चला गया। सो कैन यू इमेजिन कितना फर्क आ गया? एंड सिमिलरली ये जो फिगर है, कोन है और एक सिलेंडर है, कोन की तरफ से जो कॉनिकल साइड है वहां पे कम एरिया है तो प्रेशर ज्यादा इंसर्ट होगा उसकी तरफ से, एंड जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टेक अवे है इस सेशन से, आज की साइंस क्लब क्लास से, फोर्स क्या होता है, पुश एक्शन पुल एक्शन क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स, थ्रेट सिमुलेशन, और प्रेशर और एरिया का रिलेशनशिप। प्रेशर का कैलकुलेशन अगर हमें फोर्स का वैल्यू और एरिया का वैल्यू भी बनाए, हमने ये सारी चीजें आज के सेशन में कवर करी है। अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई थिंक ये मैं नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूंगी सेम टॉपिक को, क्योंकि अभी मैं सिर्फ सॉलिड्स की बात करी है हमने, प्रेशर इन सॉलिड्स। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रेशर इन लिक्विड्स की, प्रेशर इन गैसेस की। ठीक है? उससे हमारा क्लैरिटी हमें और मिल जाएगा
कि किस तरीके से प्रेशर हमारा जो एक्ट करता है वो सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस में क्या क्या हमें कॉन्सेप्ट्स लेने हैं और किस तरीके से वो आगे हमें यू कैन से रियल लाइफ से उसे रिलेट करना है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं उसके बेसिस पे, एंड बहुत सारे आपके जो 10th के क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी उस टॉपिक पे बेस्ड आएंगे। तो अगर हम अपना इस साइंस क्लब के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी होगा उन साइंस के जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे या 9th के जो टर्म एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो आज के हमने जितने कॉन्सेप्ट्स करे वो अच्छे से करेंगे। मैं ये आपसे पावर पॉइंट शेयर करूंगी जहां तक हमने डिस्कस किया है, और वो वाला जो क्वेश्चन है क्यूब वाला जिसमें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका साइड है, वो आप लोग सॉल्व करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास की शुरुआत उसी क्वेश्चन से करेंगे आप, राइट। पूजा मैम, ओवर टू यू। मेरी तरफ से सेशन हो गया। ओके मॅम, थँक्यू सो मच. मुलांना तुम्हाला काही प्रश्न आहेत तर तुम्ही डाउट्स असतील तर मॅमना विचारू शकता.